हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनमस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बॉर्न ऑपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन। सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल। किसी भी आइसोलेटेड मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज पाए जाते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है। मेजर टाइप्स होते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्पिन एनर्जी। तो अब हम देखेंगे कि ये एनर्जी किस बेस पे है। ट्रांसलेशनल एनर्जी, इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल एज अ होल। जब पूरा मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन शो करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो कहलाती है ट्रांसलेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी इज़ ड्यू टू द बॉडीली रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस। जब कोई मॉलिक्यूल एक एक्सिस पे रोटेट करता है तो इस प्रोसेस में लगने वाली एनर्जी है रोटेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी, periodic displacement of atoms from their equilibrium position। किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स जब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, टू एंड फ्रो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, ऑक्सीलेशन शो करते हैं, तो ये कहलाता है, इसमें इन्वॉल्व एनर्जी कहलाती है वाइब्रेशनल एनर्जी। नाउ कम्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहलाएगी। ये एनर्जी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो सेम चार्ज होने की वजह से उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वे सब, इन सभी चीज़ों से, यानी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन, इन सब से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बनती है। न्यूक्लियर एनर्जी, इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ न्यूक्लियस। मोशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जब मूव करता है तो न्यूक्लियर एनर्जी देखने को मिलती है। स्पिन एनर्जी, इट इज़ ड्यू टू द न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जब स्पिन करते हैं, स्पिनिंग मोशन देखने को मिलता है, तो उस स्पिनिंग के प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो स्पिन एनर्जी कहलाती है। चक्रण ऊर्जा। ये जितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने देखे, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, स्पिन एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, टोटल एनर्जी इन सभी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का सम टोटल होगा। तो ई टोटल इज इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई स्पिन प्लस ई न्यूक्लियर। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ हमने बताए, चाहे ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, स्पिन एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये सारे एनर्जीज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ऑल द एनर्जीज़ आर क्वांटाइज्ड एक्सेप्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी। मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी के अलावा सारे के सारे एनर्जी क्वांटाइज्ड हैं और ट्रांसलेशनल एनर्जी नॉन क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड एनर्जी होने का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड एनर्जी है, इसका ये मतलब है, जैसे ई रोटेशनल, तो रोटेशनल एनर्जी कई लेवल्स होंगे इसके, जिनकी कुछ क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी, पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और ट्रांजिशन इन्हीं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के बीच होगा। जबकि ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है इस प्रकार का कोई क्वांटाइजेशन शो नहीं करती। एनर्जी लेवल विथ फिक्स्ड एनर्जी, जब किसी एनर्जी में एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं और उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, तो इस तरह की एनर्जीज़ को क्वांटाइज्ड एनर्जी कहा जाता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो वाइब्रेशनल एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है, जो कि रोटेशनल एनर्जी से ज़्यादा है, और ये तीनों ही ट्रांसलेशनल एनर्जी से ज़्यादा वैल्यूज़ रखते हैं। यानी सबसे कम वैल्यू होगी ट्रांसलेशनल एनर्जी की,
फॉलोड बाय रोटेशनल एनर्जी, फॉलोड बाय वाइब्रेशनल एनर्जी, और सबसे अधिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। एनर्जी लेवल डायग्राम शोइंग वेरियस मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। यहाँ आप देख सकते हैं बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है रोटेशनल एनर्जी लेवल। सबसे छोटी एनर्जी लेवल कौन सी है? रोटेशनल एनर्जी लेवल। वहाँ इसको रिप्रेजेंट किया गया है रोटेशनल एनर्जी लेवल। फिर आती है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इस पर्पल कलर के बॉक्स में जो एनर्जी लेवल शो किया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। नेक्स्ट एनर्जी लेवल है फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, और ये है सेकेंड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं उनमें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंतर्गत रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। तो इससे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की, फिर है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और सबसे कम एनर्जी यहाँ है रोटेशनल एनर्जी लेवल की। E total is equal to E rotational plus E vibrational plus E electronic, यानी टोटल एनर्जी किसका सम टोटल है? रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का। द मास एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिफर अ लॉट। देखिए इस इक्वेशन में ट्रांसलेशनल एनर्जी को स्किप कर दिया गया है क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो सम टोटल में ट्रांसलेशनल एनर्जी, स्पिन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे टर्म्स इन्वॉल्व थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनकी वैल्यू स्मॉल होती है। इसलिए टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पे। दी मास एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिफर अ लॉट। अगर हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ तो इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस से कम है इसलिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहीं ज़्यादा होगी। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर अप्रोक्सीमेटेड टू बी मैकेनिकली सेपरेबल। अब हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन और न्यूक्लियस का मोशन दोनों मैकेनिकली सेपरेबल है, अलग अलग हम कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रॉन है उसका साइज़ छोटा है, वो आसानी से मूवमेंट या ट्रांजिशन शो करेगा, जबकि न्यूक्लियस का मास हैवी है, न्यूक्लियस बल्की है, तो उसका ट्रांजिशन स्लो होगा। तो हम ये मानते हैं कि जितने ड्यूरेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है उतने ड्यूरेशन में न्यूक्लियस का पोजीशन चेंज नहीं होता है। ये आगे हम देखेंगे, अभी तो फ़िलहाल ये हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो मोशन है वो मैकेनिकली सेपरेबल है। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को देख रहे हैं तो न्यूक्लियस के मोशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और न्यूक्लियस का मोशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैक्स बॉर्न और जे रॉबर्ट ऑफेनहीमर ने ये अप्रॉक्सीमेशन दिया था 1927 का। तो अप्रॉक्सीमेशन का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर अप्रॉक्सीमेटेड टू बी मैकेनिकली सेपरेबल। अच्छा, यहाँ एक टर्म है अप्रॉक्सीमेटेड, इसका सीधे सीधे मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का मोशन पूरी तरह से एक दूसरे से सेपरेबल नहीं होता है, लेकिन ये माना जा सकता है कि वो एक दूसरे से सेपरेबल है, इसीलिए इसे अप्रॉक्सीमेशन कहा जाता है। कोई रूल कहने की बजाय इसे अप्रॉक्सीमेशन इसीलिए कहा जाता है। The molecular wave function psi molecule is a function of electron positions Ri and nuclear positions Rj। यानी जो मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों के पोजीशन पे डिपेंड करता है। जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो इस प्रकार है, साई मॉलिक्यूल आर आई आर जे इज इक्वल टू साई इलेक्ट्रॉन्स आर आई आर जे साई न्यूक्लियाई आर जे। यानी इस इक्वेशन को देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि जो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन है साई मॉलिक्यूल, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के पोजीशन पे। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पे डिपेंड करता है, जबकि न्यूक्लियस का वेव फंक्शन न्यूक्लियस की पोजीशन पे डिपेंड करता है।
Born-Oppenheimer approximation assumes that, अब Born-Oppenheimer approximation में क्या क्या assumption लिया गया है, psi इलेक्ट्रॉन और साई न्यूक्लियर से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन साई इलेक्ट्रॉन है, इट डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियर पोजिशंस आर जे बट डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर वेलोसिटीज़। यानी साई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पोजीशन आर जे पे तो डिपेंड करता है लेकिन उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट इज nuclear motion is so much slower than electron motion they can be considered to be fixed। यानी न्यूक्लियस का मोशन इलेक्ट्रॉन की मोशन की तुलना में बहुत धीरे होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का साइज़ और इलेक्ट्रॉन का स्पीड न्यूक्लियस के साइज़ और स्पीड से बहुत डिफरेंट होता है। जैसे न्यूक्लियस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का साइज़ छोटा होगा, वेट कम होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का स्पीड न्यूक्लियस की तुलना में कहीं ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जितने टाइम ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार का ट्रांजिशन शो करता है या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन शो करता है, उस ड्यूरेशन में न्यूक्लियस ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता या न्यूक्लियस अपने पोजीशन पे फिक्स्ड रहता है। द न्यूक्लियर मोशन साई न्यूक्लियर एग्जाम्पल रोटेशन वाइब्रेशन सीज अ स्मीयर्ड आउट पोटेंशियल फ्रॉम द स्पीडी इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियर वेव फंक्शन या न्यूक्लियर मोशन है जैसे रोटेशन और वाइब्रेशन, यदि हम तेज़ गति से मूवमेंट करने वाले इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करते हैं तो न्यूक्लियर मोशन का पोटेंशियल जो है वो स्मीयर्ड आउट दिखाई देता है। बॉर्न-ऑपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन के लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशन तो ये है कि ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के कुछ एक्साइटेड स्टेट्स के केस में फेल हो जाता है। दूसरा, ग्राउंड स्टेट ऑफ कैटायंस के केस में भी ये फेल हो जाता है। और तीसरा, सेपरेशन ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जीज इज़ नॉट स्ट्रिक्टली वैलिड ड्यू टू वाइब्रेशन रोटेशन इंटरैक्शंस। बॉर्न-ऑपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन में कहा गया है कि जो भी एनर्जीज़ हैं उनको हम एक दूसरे से सेपरेबल मान सकते हैं, यानी रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी दोनों सेपरेबल होंगे। पर जब रोटेशनल और वाइब्रेशनल इंटरैक्शंस देखने को मिलते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशन रोटेशन इंटरैक्शंस देखने को मिलेंगे, तो उस केस में बॉर्न-ऑपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन फेल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ये दोनों प्रकार के एनर्जीज़ वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज़ को हम अलग अलग कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में इंटरैक्शन देखने को मिलता है।